नमस्कार साथियों, आपको ये दिख ही रहा होगा कि बजट 2022-23 के बारे में जिस तरीके से निर्मला सीतारमन ने अपने बजट रखा, इन बजट का मेरे से बहुत साथियों बोल रहे थे कि सर आप इनका वीडियो बनाइए, तो इसलिए मैं आपके बीच में आकर हाजिर उठाऊँ, क्योंकि इस देश का भविष्य युवा है और युवा पीढ़ी को इस बात की सोच आगे बढ़ानी चाहिए। तो देखते हैं हम बजट 2022-23, निर्मला सीतारमन, वित्त मंत्री का भाषण 1 फरवरी 2022। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2022-23 का बजट प्रस्तुत करती हूँ, क्योंकि साथियों अपन भी बिना समय गंवाए हुए अपने बजट की तरफ बढ़ते हैं। तो वो अपनी प्रस्तावना में बोलती है, नंबर 1 पॉइंट रखती है, मैं आरंभ में उन लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए कुछ समय लेना चाहती हूँ जिन्होंने महामारी के दौरान प्रतिकूल स्वास्थ्य और आर्थिक प्रभाव को झेला है। यानी कि सर्वप्रथम सभी को जिन्होंने आर्थिक प्रभाव को झेला है, देश की उन जनता का लिए वो सर्वप्रथम नमन करती है। नमन करते हुए वो अपने शब्दों में बोलती है। दूसरा पॉइंट, समग्र रूप से अर्थव्यवस्था का तेजी और सुदृढ़ होना तथा पटरी पर आना हमारे देश की सुदृढ़ आघात सहन क्षमता और को दर्शाता है। इस वर्ष भारत की आर्थिक विकास दर 9.2% रहने का अनुमान है। ये सभी बड़ी अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक है। वो तीसरे पॉइंट में अपने शब्दों में रखती है, मैं ये मानती हूँ कि हम ओमिक्रॉन लहर के बीच में हैं। जैसे कि इस समय फरवरी 2022 और जनवरी के समथिंग ओमिक्रॉन की स्थिति लगातार चलती जा रही, तो उस हिसाब से उन्होंने अपने बजट को भी रखा है और बजट में ये बात भी उन्होंने कही गई है कि हम ओमिक्रॉन से प्रभावित है। इसके उपरांत लक्षण मामूली है। इसके अलावा हमारे टीकाकरण अभियान की गति और कवरेज ने इसमें काफ़ी मदद की है। यानी कि साथियों, जिस तरीके से टीकाकरण महाअभियान चलाया जा रहा था, टीकाकरण महाअभियान ने बहुत सी जनता की जान बचाई है। अगर टीकाकरण ना होता तो पता नहीं क्या हो जाता, देश के अंदर कितनी जनता और इस कोरोना महामारी से जूझ जाती। बुनियादी सुविधा में तेजी सुधार के कारण हम चुनौतियों का सामना करने के लिए मजबूत स्थिति में हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इसके प्रयास हम मजबूती से विश्वास यात्रा जारी रखेंगे। ये लोकसभा अध्यक्ष के सामने अपने बजट को प्रस्तुत कर रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं। 25 वर्ष की लंबी यात्रा के बाद हम भारत यानी 100 पर पहुँचे। माननीय प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में 100 को दृष्टिकोण को निर्धारित किया है। तो वो अपने इस बजट में आज़ादी के अमृत महोत्सव का भी जिक्र करती है। हमारी सरकार का उद्देश्य है कि अमृत काल में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करके उस दृष्टि को पूरा करना है। अमृत काल में निर्धारित लक्ष्य इस प्रकार है, जो इस वर्ष घाट में बजट में जो उन्होंने निर्धारित लक्ष्य रखा है उनके बारे में। सूक्ष्म आर्थिक समग्र कल्याण पर जोर देते हुए व्यापक आर्थिक इन्हें सूक्ष्म छोटे से छोटे स्तर पर कल्याण पर जोर देते हुए आर्थिक विकास में सहायता करना, डिजिटल अर्थव्यवस्था तथा फिटनेस प्रौद्योगिकी समृद्धि विकास, ऊर्जा, परिवहन, जलवायु कार्य योजना को बढ़ावा देना, सार्वजनिक सहायता से निजी विशेष आरंभ करने के प्रभावी चक्र से लोगों को निजी निवेश से सहायता उपलब्ध कराना,
वर्ष 2014 से हमारी सरकार नागरिकों, विशेष रूप से गरीबों तथा हाशियों पर रह रहे लोगों को सशक्त बनाने पर जोर देती है, क्योंकि केंद्र सरकार में इस समय मोदी सरकार बैठी। उनके बारे में तो उस सरकार का जिक्र करते हुए ये बोलते हैं कि हर वर्ग को सशक्त बनाने का काम हमारी सरकार कर रही है, जिनसे लोगों को घर, बिजली, उसके बाद में रसोई गैस तथा पानी मिला। वित्तीय समाशोधन, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को सुनिश्चित करने के लिए भी हमारे कार्यक्रम हैं। हम गरीबों की क्षमता को बढ़ाने के लिए सभी अवसरों का उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार मध्य वर्ग, जिनमें मध्यम आय से विभिन्न समूह, व्यापक विस्तारित वर्ग शामिल, इच्छानुसार अवसरों का उपयोग करने के लिए उन्हें आवश्यक माहौल उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। क्योंकि ये पॉइंट नंबर 6 में अपनी बात रखती है कि ये सभी को समानता का अवसर और आवश्यक माहौल उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास की ओर हमारी सरकार जारी है। बढ़ते 7वें पॉइंट की तरफ। इस बजट में भारत यानी आज़ादी का अमृत महोत्सव @75 से भारत @100 यानी कि साथियों ये 100 प्रधानमंत्री मोदी ने 26 जनवरी 2022 को @ का प्रयोग करते हुए इस काल का नाम दिया है। अगले 25 वर्ष में अर्थव्यवस्था को दिशा देने के लिए बुनियादी तैयार करने और उसकी रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। इसमें 2021-22 के बजट में तैयार किए गए दृष्टिकोण को जारी रखा जाएगा। मतलब इनमें कुछ इन्होंने जो वर्ष 2021 और जो 22 का बजट है उनसे भी कुछ दृष्टिकोण को जारी रखा जाएगा। इसके तदुपरांत मूलभूत सिद्धांत में वित्तीय विवरण, राजकीय स्थिति की पारदर्शिता शामिल है। इसमें सरकार के इरादे, ताकत और चुनौतियां को दर्शाया गया है। हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा। तो ये रखती है अपने 8 पॉइंट। गत वर्ष के बजट में की गई पहल में काफ़ी प्रगति हुई है। यानी कि जो पुराना बजट था उस बजट को अगर देखते हुए देखा जाए तो इन्होंने काफ़ी इस बजट में प्रगति की, यानी विकास की ओर अग्रसर होने का बजट माना है। इनके लिए इस वर्ष के बजट में भी पर्याप्त आवंटन किए गए। स्वास्थ्य संबंधित बुनियादी सुविधा को सुदृढ़ बनाना तथा टीकाकरण कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाना, महामारी में मौजूदा लहर के प्रति राष्ट्रव्यापी प्रतिरोधक क्षमता स्पष्ट रूप से दिखाई दी गई है। आगे बढ़ते, आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए 14 क्षेत्रों में उत्पादकता संबंध प्रोत्साहन को उत्साहवर्धन प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। इसमें 60 लाख नई नौकरियां सर्जित करने और अगले 5 वर्ष के दौरान 30 लाख अतिरिक्त नौकरी सर्जित करने की क्षमता, यानी कि आत्मनिर्भर भारत के इस बजट में 2022-23 के बजट में इन्होंने ये भी जिक्र किया गया है कि 14 क्षेत्र में उत्पादकता को प्रोत्साहन प्रतिक्रिया प्राप्त करने, 60 लाख नई नौकरियां सर्जित करने तथा अगले 5 वर्ष के दौरान 30 लाख अतिरिक्त नौकरी सर्जित करने की क्षमता की गई है। देखते 11वां पॉइंट में अपने क्या स्टेटमेंट देती है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम संबंधित नीति लागू करने के इस संबंध में एयर इंडिया के रणनीतिक स्वामित्व हस्तांतरण का कार्य पूरा हो जाएगा। NIL नीलांचर इस्पात निगम लिमिटेड के राजनीतिक साझेदार का चयन कर लिया गया है। LIEC के सार्वजनिक निगम को जल्द ही आने की संभावना है। 2022-23 के अन्य संबंध में भी प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। यानी कि साथियों 2022-23 में नीलांचर इस्पात के बारे में भी इन्होंने जो रणनीतिक स्वामित्व हस्तांतरण का कार्य एयर इंडिया के बारे में भी इन्होंने बहुत अच्छे जिक्र करते हुए अपने भाषण में स्पष्टता रूप से रखा गया है। राष्ट्र अवसंरचना वित्त पोषण और विकास बैंक, नेटफीड और राष्ट्रीय आस्ती पुनर्निर्माण कंपनी ने अपना कार्य शुरू कर दिया है।
इन्हें की साथियों जो इनके साथ की जो कंपनियां भारत सरकार के से लगाव रखने वाली इन कंपनियों को भी राष्ट्रीय अस्तित्व पुनर्निर्माण कंपनी ने कार्य करने का अवसर प्रदान इन्होंने कर दिया है। फिर वो 30 पॉइंट में अपने स्टेटमेंट में बोलती है, माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट 2021-22 में सार्वजनिक निवेश या पूंजीगत व्यय के प्रावधानों में बहुत अधिक वृद्धि की व्यवस्था की गई है। पूरे वर्ष के दौरान माननीय प्रधानमंत्री ने इसके क्रियान्वयन का मार्गदर्शन किया है। इससे हमारे आर्थिक उत्थान को अत्यधिक लाभ मिलता रहा है। इस बजट में विकास को प्रोत्साहन किया जाना जारी रखा है, क्योंकि इन्होंने वो तो शुरुआत से हर मंत्री, हर सरकार की यही नीति चलती आ रही कि हम भाई देश को विकास की ओर ले जाएंगे, देश को विकास की ओर ले जाएंगे। तो ये नीति तो हमेशा से मतलब पहले से भी चलती आ रही है। अमृत महोत्सव काल में भविष्य के अनुरूप और समावेशी, जिससे हमारे युवा, महिला, किसानों, अनुसूचित जनजाति को सीधे फायदा पहुंचेगा। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, अब वो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी बताती है के लिए भारत के लिए होगा बड़े सार्वजनिक निवेश समांतर व्यवस्था की गई है। इससे पीएम मातृशक्ति एक योजना है द्वारा निर्देशित किया जाएगा। इसके बहुविधि दृष्टिकोण के साथ ही समन्वय से फायदा पहुंचेगा। इस समांतरण ट्रैक पर आने बढ़ते हुए हम निम्नलिखित 4 प्राथमिकता निर्धारित करते हैं। पीएम मतलब प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के बारे में ये जिक्र करती है। समावेशी उत्पादकता में वृद्धि, निवेश, उद्यमिता अवसर, ऊर्जा परिवर्तन, जलवायु कार्य योजना, निवेशकों का वित्त पोषण। तो ये 15 पॉइंट में रखती है पीएम गतिशक्ति योजना क्या है इनके बारे में, क्योंकि साथियों इस बजट में बहुत सारी चीज़ें अपने कवर होने वाली है, ताकि परीक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो, क्योंकि इन्होंने पीएम गतिशक्ति के ऊपर अपना स्टेटमेंट रखती है कि पीएम गतिशक्ति योजना होती क्या है। तो पीएम गतिशक्ति आर्थिक वृद्धि और सतत विकास की दिशा में एक परिवर्तनकारी पद्धति है। इस पद्धति का संचालन 7 इंजनों से होता है। इन्हें आर्थिक विकास की स्थिति को सतत विकास की दिशा में ले जाने के लिए ये मतलब एक परिवर्तनशील है। जैसे मौसम किस हिसाब से परिवर्तन होता है, इसी हिसाब से पद्धति का संचालन 7 इंजनों के द्वारा होता है। अब देखते हैं इनमें 7 इंजन कौन कौन से, जो कि इस प्रकार है। सड़क एक तो इनने इंजन का नाम दिया सड़क, रेलवे, एयरपोर्ट, पत्तन, सार्वजनिक परिवहन, जलमार्ग, लॉजिस्टिक, अवसंरचना। ये 7 इंजन एक साथ मिलकर ये अर्थव्यवस्था को आगे ले जाएंगे। इन इंजनों की सहायता करने में ऊर्जा, पोषण, आईटी, संचार, भारी मात्रा में जल निकास, सामाजिक अवसंरचना अपनी पूरक भूमिका अदा करती है। अनंततः इस उपागम को तो साथियों अपन कहाँ से भूमिका अदा करती है। अनंततः इस उपांगन में स्वच्छ ऊर्जा और सबका प्रयास, जो कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और निजी क्षेत्रों का मिला जुला प्रयास होता है। क्योंकि साथियों जैसे अपन सरकार के ऊपर पूर्ण रूप से डिपेंड रह जाएंगे तो सरकार के ऊपर कदापि वो किसी को भी नौकरी नहीं दे सकती है। क्योंकि जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नारा दिया था, आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर भारत। तो आत्मनिर्भर उन्होंने इशारा करते हुए कहा था आत्मनिर्भर का,
तो इसी तरीके से इनका सहारा लेते हुए इनका प्रयोग किया गया है। देखते हैं पीएम शक्ति राष्ट्रीय मास्टर योजना ये क्या है। पीएम शक्ति राष्ट्रीय मास्टर योजना में आर्थिक परिवर्तन के साथ इंजन निर्बाध बहुमुखी कनेक्टिविटी लॉजिस्टिक क्षमता की शक्ति होगी। इनमें शक्ति मास्टर प्लान के अनुसार राज्य सरकार द्वारा तैयार, मतलब ये राज्य सरकार की सहायता के द्वारा चलाई जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल होगा। इसका ध्यान प्लानिंग, नवोन्मुखी तरीकों, प्रौद्योगिकी यानी टेक्निकल के द्वारा अधिक तेजी के क्रियान्वयन पर केंद्रित होगा। राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में इन 7 इंजनों से संबंधित परियोजना पीएम शक्ति फ्रेमवर्क के साथ जोड़ी जाएगी। मास्टर प्लान की खासियत विश्व स्तरीय आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों और वस्तुओं दोनों के मूवमेंट के विभिन्न माध्यमों और परियोजना के लोकेशन के बीच लॉजिस्टिक्स समन्वय करना होगा। इसमें उत्पादकता को बढ़ाने, आर्थिक वृद्धि और विकास में तेजी लाने की मदद मिलेगी। अब देखते हैं इनमें सड़क परिवहन, यानी कि ये सड़क परिवहन बहुत सारी बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है और अनेक परीक्षाओं में इसका जिक्र किया जाता है। पर अपन इस दृष्टि से देखते हैं कि सड़क परिवहन 2022 में इन्होंने इस लक्ष्य में अपना तथ्य पॉइंट सहित रखा केंद्रीय बजट के अंदर। तो इन्होंने इनमें क्या खास रखा, इनकी तरफ हम देखते हैं। सड़क परिवहन वर्ष 2022-23 में एक्सप्रेसवे मार्ग के लिए पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान का प्रतिपादन किया जाएगा ताकि लोगों और वस्तुओं का अधिक तेज मूवमेंट हो सके। यानी कि ये 2022 में एक्सप्रेस मार्ग में पीएम शक्ति मास्टर प्लान, यानी कि जिस तरीके से वो आगे अपन ने डिस्कस किया था, पीएम इंफ्रास्ट्रक्चर राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों और कुछ निजी क्षेत्र का सहयोग के द्वारा, तो उन्हीं को उसी मूवमेंट को आगे बढ़ाते हुए 2022-23 में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में 25,000 किलोमीटर जोड़े जाएंगे। वित्त पोषण के नवोन्मुखी तरीकों से 2,000 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे ताकि सार्वजनिक संसाधनों का संपूर्णन किया जा सके। अब देखते हैं एक और बच चुका है अपना वस्तुओं और लोगों का निर्बाध बहुविध मूवमेंट, क्योंकि किस वस्तु पर कितना क्या करना है इनके बारे में। सभी माध्यमों के ऑपरेटर को डाटा एक्सचेंज एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एपीआई के लिए अभियुक्त एकीकृत लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। यानी कि बहुत सारे ऑपरेटर डाटा एक्सचेंज, इनको लॉजिस्टिक लागत, कम समय, इनोवेटिव और सहायता करने, विवाद दस्तावेजी, रियल टाइम सूचना उपलब्ध कराने, ऐसी चीज़ों के बारे में इन्होंने, इसमें कोई ज़्यादा खास होने वाला है नहीं। देखते अगले की तरफ, ये है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। यानी साथियों ये ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर में काम आने वाली चीज़ें हैं। ये लॉजिस्टिक जैसे ट्रक माल रुड़े इधर से उधर और इस कंपनी में कितना माल, तो इसमें ये 20 पॉइंट उनके ऊपर ज़्यादा। तो वर्ष 2022-23 में पीपी पद्धति में 4 स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को आरंभ करने के लिए सुविधा की जाएगी। यानी वो मिसप्रिंट टाइपिंग एरर है इसमें समस्या। बढ़ते अगले की तरफ, तो रेलवे 21 पॉइंट में बोलते हैं रेलवे के रेलवे क्या करेगी। अब साथियों रेलवे के ऊपर अभी एक घटना आई थी रेलवे में कि इतने बच्चे ने वो खान सर के ऊपर एक वो चला था कि इनमें गड़बड़ी हो रही। तो अब देखते हैं रेलवे में रेलवे पार्सलों के निर्बाध आवाजाही की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए डाक और रेलवे को जोड़ने में अग्रणी भूमिका निभाने के साथ ही रेलवे छोटे किसानों,
मध्यम उद्यमों के लिए नए उत्पाद कार्यकुशल लॉजिस्टिक्स यानी कि ये डाक रेलवे दोनों का एक कनेक्टिविटी किया जाएगा। इस पॉइंट में 21 में ये बताता स्थानीय कारोबार और आपूर्ति श्रृंखला की सहायता के लिए एक स्थान उत्पादन करने की अवधारणा को लोकप्रियता बनाया जाएगा। क्योंकि साथियों में ये वीडियो बनाने का मेरे से बहुत सारे बोल रहे थे साथियों के कमेंट में कि सर आप ये बजट के बारे में डिस्कस करना, तो मैंने सोची कि ठीक है अपन बजट आने दो, बजट आने के बाद में हम इनके ऊपर डिस्कस किया जाएगा और इनके ऊपर वीडियो भी बनाया जाएगा। देखते 23 में तो आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत 2022-23 में 2000 किलोमीटर के नेटवर्क को कवच यानी उनकी सुरक्षा के अंतर्गत लाया जाएगा, जो कि सुरक्षा और क्षमता संवर्धन के लिए एक विश्व स्तर यानी ये विश्व स्तरीय समावेश प्रौद्योगिकी अगले 3 वर्षों के दौरान 400 नई पीढ़ी के वंदे भारत रेलगाड़ियों का विकास निर्माण किया जाएगा। 24 पॉइंट की तरफ बढ़ते अगले 3 वर्षों के दौरान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स सुविधा के लिए 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स तैयार किए जाएंगे। अब साथियों ये पीएम गति शक्ति टर्मिनल्स गाल्टोटाइगिंग इनमें ज़्यादा कोई खास परीक्षा में पूछे जाने वाला है नहीं है। सार्वजनिक शहरी परिवहन रेलवे से संपर्क समेत अब से अपने क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसलिए इन पे थोड़ा सा अपन डिस्कस कर लेते हैं। बड़े पैमाने पर यथोचित प्रकार के मेट्रो सिस्टम इन्हें बहुत सारे स्थान पे बड़े पैमाने पर वित्त पोषण इसके तीव्र क्रियान्वयन के नए तरीकों को प्रोत्साहित किया जाएगा। सार्वजनिक शहरी परिवहन सार्वजनिक यानी थोड़ा वो सरकार की तरफ से और रेलवे स्टेशनों के बीच मल्टी मॉडल इन दोनों के बीच में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्राथमिकता आधार सुविधा प्रदान की जाएगी। मेट्रो सिस्टम की डिजाइन जिसमें सिल्वर स्ट्रक्चर भी आते हैं, इसमें पुनः सुधार किया जाएगा और इसमें भारतीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार मानक मानदंड स्तर बनाया जाएगा। पर्वतमाला राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला बहुत सारा पहाड़ पर्वतमाला इन पे पौधे कैसे रोपे जाएंगे इनके बारे में इन्होंने यहाँ पर जिक्र किया गया है। अब देख जैसा कि दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र जैसे असम पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ हो को वरीयता दी जाएगी। पीपीपी मोड के अंतर्गत एक राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम चलाया गया है। इसका उद्देश्य कनेक्टिविटी में सुधार लाना है तथा आने जाने वाले लोगों के लिए सुविधा प्रदान करना। जैसे असम एक पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पे ऐसे पौधों और उन कार्यक्रमों को टिकाऊ के लिए ज़रूरी सुविधाओं लाने का प्रयास किया जाएगा। बढ़ते अगले की तरफ अवसंरचना परियोजना के लिए क्षमता निर्माण। अब साथियों क्षमता निर्माण आयोग की तकनीकी सहायता में केंद्रीय मंत्रालय राज्य सरकार तथा इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंसी की कार्य क्षमता में सुधार आएगा। इससे पीएम गति शक्ति अवसंरचना परियोजना के डिजाइन फाइनेंसिंग जिसमें नवीन तरीके भी शामिल किए जाए क्रियान्वयन प्रबंध की क्षमता वृद्धि हो सकेगी। अब देखते समावेशी इन्होंने कृषि के ऊपर जब अगस्त 2021 के समथिंग से बहुत मुद्दा उठा हुआ था और अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कृषि के ऊपर ये भी जिक्र किया था, उन किसानों से माफ़ी मांगी थी जो दिल्ली में धरना दे रहे थे। तो अब देखते इन्होंने कृषि में क्या क्या अपना योगदान किया है। कृषि 28 पॉइंट में माननीय वित्त मंत्री निर्मला जी क्या अपने भाषण में रखती है। रवि
2021-22 में गेहूं की खरीदार और खरीफ 2021-22 में मैदान की अनुमानित खरीद में 163 लाख किसानों से 1208 लाख मीट्रिक टन गेहूं तथा धान होगा। इसमें एमएसपी मूल्य का दो 2037 लाख करोड़ रुपए का भुगतान सीधे उनके खाते में किया जाएगा। यानी कि इन्होंने एमएसपी पर जोर दे दिया। इसमें देखते 29 पॉइंट में देश भर में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। यानी कि रसायन मुक्त, क्योंकि रसायन से साथियों की जिस तरीके से इनसे ज़मीन ज़्यादातर रासायनिक क्षेत्र से खराब होती जा रही है दिन प्रतिदिन, तो इन्होंने रासायनिक क्षेत्र रासायनिक मुक्त, तो इनको ताकि यूरिया खाद वगैरह ये दवाई छिड़काव इनका प्रयोग कम किया जाए। ये प्रथम चरण में गंगा नदी के 5 किलोमीटर दौड़े कॉरिडोर में आने वाले किसानों की ज़मीनों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा इनका प्रयोग किया जाता था। बढ़ते अगले तरफ की, तो वर्ष 2023 में राष्ट्रीय कन्नड़ वर्ष के रूप में घोषित। इसमें प्रोफल्म मूल्य संवर्धन, घरेलू खपत को बढ़ावा, कद्दन उत्पाद राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिंग करने के लिए सहायता दी जाएगी। अब बढ़ते अगले की तरफ, तो तिलहनों के आयात व अपनी निर्भरता को कम करने के लिए तिलहनों पर घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तर्कसंगत और व्यापक योजना चलाई जाएगी। ये तिलहन, जिस पे तिलहन का आयात निर्यात किया जाता है, निर्भरता को कम करने के लिए तिलहनों को मतलब घरेलू रूप से उनमें कुछ बढ़ावा देने के लिए वो अपने तिलहन की कुछ चीज़ें जैसे कि लड्डू वगैरह बनाते हैं, तो ये से तर्कसंगत व्यापक योजना छोटी छोटी रूप से चलाई जाएगी किसानों के लिए। ये किसानों के हित में रहेगी। और किसान ने डिजिटल हाईटेक सेवा प्रदान करने के लिए पीपीपी मोड में एक योजना शुरू की जाएगी, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र का अनुसंधान और विस्तार साथ साथ निजी एग्री अपेयरमेंट जो कि एग्रीवेन शेम के शामिल हो सकेंगे। बढ़ते 33 की तरफ, तो 33 ये बोलता है अपना बिंदु, कृषि फसलों का आकलन करने, भू दस्तावेजों का डिजिटाइजेशन करने, कीटनाशकों का छिड़काव करने और पोषक तत्वों के लिए किसान ड्रोन का उपयोग कर सकेंगे। क्योंकि साथियों ये ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर या फिर ग्वालियर से इस योजना की शुरुआत की थी कि कीटनाशक मतलब जिससे कि किसान अपने खेत में दवा छिड़काई करते हैं। तो अब ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे बेचारे किसान, गरीब किसान होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो अपने पीठ के ऊपर वो पंप टांगते और उनको फिर वो पंप से हिलाकर दवाई टांगते। तो इस बजट में ये भी प्रस्ताव रखा गया है किसानों को ड्रोन के प्रयोग का बढ़ावा देने का काम ज़्यादातर किया जाएगा, ताकि किसानों को आसानी हो सके। और वो अपने दूसरे 34 नंबर के पॉइंट में इस बात के बारे में भी कोई जिक्र करती है, राज्यों को इसलिए प्रोत्साहित किया जाएगा क्योंकि वे अपनी कृषि विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम में संशोधन कर सके। क्योंकि बहुत सारे विश्वविद्यालय संचालित हो रहे, तो उनके जो पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं उस पाठ्यक्रम में ये सुविधा की जाए, उसमें कुछ संशोधन करके कि भाई जिस तरीके से बजट में प्रस्ताव रखा गया है कि भाई आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य, तो उनको यहाँ पर चालू किया जाए। जीरो बजट ऑर्गेनिक फार्मिंग, आधुनिक कृषि मूल्य संवर्धन प्रबंध की ज़रूरत को पूरा किया जा सके। अब वो अपने इस बजट में इस बात का भी जिक्र करता है कि मिश्रित पूंजी युक्त एक विशेष जो कि सहप्रबंध मॉडल के अंतर्गत तैयार किया जाएगा के लिए नाबार्ड स्टार्टअप प्रदान किया जाएगा। और उद्देश्य कृषि ग्रामीण उद्यमियों के लिए स्टार्टअप्स जो कि कृषि उत्पाद मूल्य श्रृंखला का संगत होगा। इसमें वित्त पोषी स्टार्टअप होगा। बढ़ते अपने 35
क्वेश्चन की तरफ, तो ये इसमें कोई ज़्यादा खास होने वाला नहीं है। कैन बेतवा साथियों, इसके ऊपर बहुत ज़ोरदार विपक्ष का भी विरोध है और बहुत सारे इन पे पहले सवाल भी उठे थे। केन बेतवा रिवर को जोड़ने नदी जोड़ो परियोजना के केन बेतवा परियोजना और अन्य रिवर से लिंकिंग, मतलब जैसे अपन आधार कार्ड से अपने खाते को कनेक्ट करवाते, इसी प्रकार से इसमें केन नदी से बेतवा को जोड़ने की परियोजना के लिए विशेष जोर दिया जा रहा है। तो हम इसमें देखते हैं 44 इशू 44,605 करोड़ रुपए, 44,605 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से। अब इन्होंने कितनी दी? इन्होंने 44,605 करोड़ रुपए की लागत से केन बेतवा लिंक परियोजना को लागू किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य 9.8 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना, 62 लाख लोगों के लिए पेयजल की आपूर्ति कराना, 103 मेगावाट हाइड्रो और 27 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन कराना। इस परियोजना के लिए संशोधित आगाम 2021-22 में 43 करोड़, क्योंकि साथियों इन्होंने कही रखी थी पहले 43 करोड़, अब रखी 44,605 करोड़, यानी कि अब 2022 के बजट में इन्होंने 1400 करोड़ रुपए की राशि बढ़ा चुकी है, जो कि इससे अच्छा होगा। उन्हीं बजट को आगे ले जाते हुए इन्होंने इस बजट में जिक्र किया गया है। इन्होंने 1400 करोड़ रुपए की केन बेतवा लिंक, ये रिवर्स लिंकिंग परियोजना के लिए इन्होंने शामिल कर दी। बढ़ते साथियों अगले की तरफ, तो 37 नंबर का ये बोलता है अपना 5 रिवर लिंक्स दमन गंगा पिंजाल पार तापी नर्मदा गोदावरी कृष्णा पेन्नार कावेरी के ड्राफ्ट डीपीआर को अंतिम रूप से तैयार कर लिया जाएगा। एक बार लाभान्वितों राज्य में इन पर सहमति हो जाती है तो केंद्र सरकार इनके क्रियान्वयन के लिए सहायता जारी कर सकेगी। इसमें कोई ज़्यादा खास होने वाला नहीं। खाद्य प्रसंस्करण, क्योंकि साथियों ये भी कुछ परीक्षा में पूछा जाता है, खाद्य प्रसंस्करण के लिए 2022-23 के बजट में क्या प्रावधान किया गया। तो हम देखते हैं फलों और सब्जियों। इसमें खास पॉइंट यही होने वाला है, फलों और सब्जियों की उपयुक्त किस्म को अपनाने के लिए और उत्पादन की फसल कटाई यथोचित तकनीकी का प्रयोग करने के लिए किसानों की सहायता करने हेतु हमारी सरकार राज्य सरकार भागीदारी से व्यापक पैकेज प्रदान करेगी। क्योंकि जिस तरीके से फसल की नई किस्म के इस किस्म से इस फसल को ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ावा दिया जा रहा है, बहुत सारे क्षेत्र में फसल कटाई के लिए तकनीकी का प्रयोग किए जा रहे हैं, उनके लिए व्यापक पैकेज देने के लिए केंद्र सरकार तैयार है। उन्होंने ये नियम बना रखा है इस बजट में। MSMई, तो यह है MSMई उद्यम श्रम NCM असीम पोर्टल को आपस में जोड़ा जाएगा। इसके दायरे को बढ़ाया भी जाएगा। अब ये ऐसे पोर्टल के रूप में काम कर सकेंगे जिसमें लाइव ऑर्गेनिक डाटा बेस होंगे। ये G2C B2C का प्रयोग भी कर सकेंगे, क्योंकि ये पोर्टल पहले अलग किया जाता था, पर लेकिन इन पोर्टल को जोड़ने का भी इन्होंने लक्ष्य किया गया है और इन्हीं पोर्टल में इस तरीके से डाटा हो जाएगा। B2 सेवा प्रदान करेंगे। इन सेवाओं को क्रेडिट सुविधा कौशल विकास भर्ती से जोड़ा जाएगा। इनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को और अधिक सरल बनाना तथा सभी के लिए उद्यम व्यापार की अवसर प्रदान होगी। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, यानी कि ये बहुत ज़रूरतमंद के लिए क्रेडिट, यानी कि साथियों नाम से स्पष्ट हो रहा क्रेडिट यानी एटीएम कार्ड सॉरी वो खरीदने के लिए
130 लाख से अधिक एमएसएमई को अत्यंत जरूरी अतिरिक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। इसमें महामारी प्रतिकूल प्रभाव से राहत मिलने पर सूक्ष्म और लघु यानी छोटी छोटी सेवा के लिए के द्वारा दी जाएगी। अभी भी हमारे महामारी के पूर्व के स्तर तक अपने कारोबार को ले जाना सभी संदर्भ विचार करने के पश्चात CLGS मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा। अब इन्होंने के दायरे में रहते हुए 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपए तक कर दिया गया और हॉस्टिलिटी तथा इससे संबंधित उपक्रमों के लिए अनन्य रूप से अतिरिक्त सहायता निर्धारित की जा रही है। अब ये अपने अगले पॉइंट में क्या स्टेटमेंट रखती है, इनके बारे में हम जिक्र करते हैं। अपेक्षित धन लगाकर क्रेडिट गारंटीड ट्रस्ट फार्मेस माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस स्कीम को पुनर्जीवित किया जाएगा तथा इससे सूक्ष्म लघु को 2 करोड़ रुपए का ऋण मिल सकेगा। रोजगार के अवसर भी बढ़ सकेंगे। यानी क्रेडिट ट्रस्ट गारंटी ये योजना क्या है कि केंद्र सरकार ने 2021-22 के बजट में भी इनको रख रखा था ताकि सूक्ष्म और लघु उद्यमी को 2 लाख करोड़ रुपए का इन्होंने रोजगार का अवसर भी मिल सकेगा। ताकि रोजगार चलेगा तो आम व्यक्ति की आज़ादी खतरे में नहीं जाएगी और उनका पेट पूर्ण रूप से भरा जाएगा। क्योंकि साथियों अपने निर्मला दीदी अब 4 बार बजट रख चुकी 2022-23 के समक्ष। बढ़ते 42 के 5 वर्षों में 600 करोड़ रुपए के परिव्यय के रेजिंग एंड एक्सिटिव MSME फार्मेटिंग प्रोग्राम को शुरू किया जाएगा तथा इससे क्षेत्र और अधिक प्रतिरोधक क्षमता से युक्त प्रतिस्पर्धक को सक्षम बनाए होगा। अब विकास कौशल, जैसे अपने विकास कौशल प्रधानमंत्री विकास कौशल कार्यक्रम, ये ऐसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं। तो इनके लिए विकास कौशल कार्यक्रम में उद्देश्यों के साथ भागीदारी को नई दिशा दी जाएगी तथा कुशलता के व्यायामों को लगातार बढ़ावा मिलता रहेगा। इससे स्थायित्व और रोजगार की क्षमता भी बढ़ेगी। क्योंकि विकास कौशल आज के समय में अगर देखा जाए तो बहुत ज़रूरी है और सरकार को भी इस पर इन्होंने बजट में अब बढ़ावा देने का ही काम किया है। तो इन्होंने बहुत अच्छा किया ताकि विकास कौशल कार्यक्रम अधिक से अधिक किया जाए और देश के अंदर बेरोजगारी को दूर किया जाए। नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेम को प्रगतिशील औद्योगिक आवश्यकता के अनुरूप किया जाएगा। डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड द DSH स्टेक ई पोर्टल शुरू किया जाएगा। इसका उद्देश्य नागरिकों को इस प्रकार से सशक्त बनाना है कि वे ऑनलाइन ट्रेनिंग के माध्यम से अपनी कुशलता का विकास कर सके, फिर से हासिल कर सके अपनी कुशलता उन्नयन। क्योंकि बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले हमारे भाई बहन वो क्या है कि अपनी पढ़ाई छोड़ चुके, तो ऑनलाइन ट्रेनिंग के माध्यम से कुशलता और विकास कर सके, फिर से अपनी जानकारी को आगे और उन्नयन अपने भविष्य को उजाले की ओर ले जा सके। इसलिए इस कार्यक्रम ऐसी योजना को बजट में रखने का इन्होंने प्रावधान किया है। बढ़ते आगे की तरफ, विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों के माध्यम से ड्रोन शक्ति की सुविधा प्रदान करने तथा ड्रोन SSA सर्विस के लिए स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। सभी राज्यों को चुनिंदा ITIG में कौशल विकास के लिए प्रेषित पाठ्यक्रमों को चलाया जाएगा। गुणवत्ता प्रदत्त शिक्षा का सार्वभौमिकरण, इन्हें के गुणवत्तापूर्ण मतलब अच्छी से अच्छी शिक्षा कैसे दी जाए, तो छात्र के बारे में इन्होंने क्या योजना चलाई, इनके बारे में हम कुछ डिस्कस करते हैं। इस महामारी में बाध्य होकर स्कूलों को बंद किए जाने के कारण
हमारे बच्चे विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में से आने वाले, क्योंकि साथियों ज़्यादातर नुकसान हुआ तो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों का ही हुआ, ताकि वो गरीब होने के कारण और बहुत सारे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्गों के को लगभग 2 वर्ष की औपचारिक शिक्षा से वंचित होना पड़ा। क्योंकि 2 वर्ष तक जिस तरीके से महामारी ने अपना कोहराम मचा रखा था, उसी प्रकार से इनको बहुत नुकसान हुआ। को लगभग 2 वर्ष औपचारिक शिक्षा से वंचित होना पड़ा। अधिकतर ये बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। जब ये बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते, सरकारी स्कूल को बंद कर दिया गया 2 वर्ष तक। तो इसी के अनुरूप शिक्षण दिए जाने और शिक्षा हेतु उत्थानशील तंत्र तैयार करने की ज़रूरत को स्वीकार करते हुए इस उद्देश्य से पीएम ई विद्या 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम को 12वीं चैनल से बनाकर 200 टीवी चैनल तक पहुंचाया जाएगा। इससे सभी राज्य 1 से 12 तक की शिक्षा के लिए छात्र अपनी क्षेत्रीय भाषा के अनुरूप शिक्षा प्रदान कर सकेंगे। क्योंकि साथियों पहला 12 टीवी चैनल से उसको बढ़ाकर उन्होंने 200 चैनल का निर्माण किया, ताकि यहाँ पे शिक्षा का आगे अग्रसर विस्तार हो सके और किसी भी ग्रामीण क्षेत्र के अगर महामारी का फिर से दौरा भी हो सके। हम नहीं चाहते कि महामारी का दौरा हो, अगर हो तो ताकि ऐसी समस्या ना आए। ये व्यवसायिक पाठ्यक्रम के तहत अत्यंत महत्वपूर्ण चिंतन कौशल को बढ़ावा देने और रचनात्मक को स्थान देने के लिए वर्ष 2022 में विज्ञान और गणित में 750 वर्चुअल प्रयोगशाला तथा समकालीन शिक्षण प्रवेश के लिए 75 स्किल्स लैब्स की स्थापना की जाएगी। क्योंकि साथियों ये ज़रूरी शिक्षा के लिए, इसका मतलब ये नहीं होता है कि बच्चे ने 12th पास कर ली या फिर अंडर ग्रेजुएशन पास कर ली तो उसके बाद में वो पढ़ा लिखा माना जाता है। नहीं, जब तक उसके पास में रोज़गार और उसको उसकी आजीविका चलाने का कोई साधन नहीं होता, तब तक उनको, और ये वाद अपने सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने वाद में बोल चुका है, जब पदोन्नति में आरक्षण के ऊपर सवाल उठ रहे थे नागराज वर्सेस मामले में, तो ये ज़रूरी होता है। इंटरनेट, मोबाइल फोन्स, टीवी, रेडियो का डिजिटल टीचर के माध्यम से वहाँ की बोली जाने वाली भाषा में उच्च गुणवत्ता ई कंटेंट तैयार किया जाएगा, उसे प्रदान किया जाएगा। अध्यापक को गुणवत्ता ई कंटेंट तैयार करने में शिक्षण और डिजिटल उपकरणों से सशक्त बनाने तथा सुसज्जित करने को बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा तंत्र की स्थापना की जाएगी। अब ये बोलते हैं डिजिटल विश्वविद्यालय, क्योंकि विश्वविद्यालय अब डिजिटल पढ़ाई होगी बहुत सारे विश्वविद्यालय में। देश भर के विश्वविद्यालय को उनके द्वारा व्यक्तिगत अधिगम अनुभव के साथ विश्व स्तरीय गुणवत्तापूर्ण सुसर्व शिक्षा देने के लिए एक डिजिटल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। इसमें भारतीय भाषा और आईसीटी फॉर्मेट में उपलब्ध कराया जाएगा। ये विश्वविद्यालय नेटवर्क आधारित हब स्टॉप मॉडल पर बनाया जाए। भवन अत्यधिक आईसीटी विशेषता से युक्त होंगे। देश के सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक विश्वविद्यालय और स्थान हब स्पोक नेटवर्क के रूप में सहयोग कर सकेंगे। क्योंकि विश्वविद्यालय में अब ये जब निर्मला सीतारमण जी ने पेपरलेस जब बजट ही पास कर दिया था, उसके बाद में इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि अब हर को डिजिटल बनाया जाएगा। बहुत सारे विश्वविद्यालय को बढ़ते हैं अपन इलाज कराने के लिए क्या करना चाहिए अपन को, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन योजना, क्योंकि ये इसको भी इन्होंने डिजिटल कर दिया है। अब डिजिटल इन्होंने ऐसे किया, नेशनल डिजिटल हेल्थ इसको सिस्टम के लिए ओपन प्लेटफॉर्म चालू किया जाएगा। इसमें चिकित्सा कर्मी तथा स्वास्थ्य कर्मियों की सुविधा, अद्वितीय स्वास्थ्य पहचान, कंसेंट फ्रेम्स वर्कर सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधा की उपलब्धता को डिजिटल रूप से दर्ज किया जाएगा। देखते हैं नेशनल टेलीकॉम हेल्थ प्रोग्राम।
क्योंकि नेशनल टेलीकॉम हेल्थ ये भी एक प्रकार की योजना है। अब इस महामारी ने सभी आयु वर्ग के लोगों में मानसिक स्वास्थ्य की समस्या को बढ़ावा देने, गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श की देखभाल सेवा बेहतर पहुंचाने को स्थापित करने के लिए एक नेशनल टेलीकॉम हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। इसमें 23 उत्कृष्ट टेलीमेंट हेल्थ सेंटर्स एक नेटवर्क होगा जिसमें NIMS ये नेटवर्क का नाम होगा, जो एक नोडल सेंटर के रूप में काम करेगा। इसमें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेंगलुरु, क्योंकि साथियों यहाँ पर तकनीकी सहायता का एक केंद्र है, उसकी सहायता से इस टेक्नोलॉजी को चलाया जाएगा। मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 इस योजना का भी इन्होंने नारी शक्ति को हमारे उज्ज्वल भविष्य में अग्रदूत के रूप में महत्व दिए जाने को स्वीकार करते हुए अमृत काल के दौरान महिला को आधारित विकास कार्य को देखते हुए सरकार ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की योजना को पुनर्जीवित कर दिया है। तदनुसार 3 योजना मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी पोषण ये 3 योजनाएं मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण, इन 3 योजना को इन्होंने 2.0 का नाम से वापस इस बजट में ऐड कर दिया। इसमें महिलाओं और बच्चों को समेकित लाभ मिल सके। सक्षम आंगनवाड़ियों नई जनरेशन की आंगनवाड़ियों जिसके पास बेहतर बुनियादी सुविधा और श्रव्य दृश्य सहायता सामग्री मौजूद है, उनको स्वस्थ ऊर्जा से संपन्न भी किया गया है और वे बच्चों के प्रारंभिक विकास के लिए उन्नत परिवेश भी प्रदान कर रही है। इस योजना के अंतर्गत 2 लाख आंगनवाड़ियों को सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में सम्मानित किया जाएगा। हर घर नल से जल, ये योजना इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि मोदी जी ने कहा था हर घर से नल से जल हम लगा देंगे। तो इस योजना को भी 2022-23 के बजट में इन्होंने प्रस्तुत करने का एक वादा किया है। हर घर नल जल के अंतर्गत इस समय 8.7 करोड़ परिवारों को कवर किया गया है। इसमें 5.5 करोड़ परिवारों को पिछले 2 सालों में नल का पानी उपलब्ध करा दिया गया। वर्ष 2022-23 में 3.8 करोड़ परिवारों का कवर लगाने के लिए 600 करोड़ 6000 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा। सभी के लिए आवास, इन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए भी इन्होंने एक अच्छा अपना काफ़ी सारा बजट में पेश किया है, ताकि देश के अंदर गरीब ना रहे, उनके पास भी एक अपना आवास हो, क्योंकि बहुत सारे गरीब सरकार के ऊपर निर्भर रहते हैं। इसलिए ये अपने 55वें पॉइंट में बोलती है 2022-23 में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में PMY अभिज्ञात पात्र लाभानुभोगियों के लिए 80 लाख मकान बनाए जाएंगे। इस उद्देश्य के लिए 48,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा। केंद्र सरकार शहरी क्षेत्रों के माध्यम से आय वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए सस्ते मकान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सभी प्रकार की भूमि निर्माण से संबंधित अनुमोदन में लगने वाले समय में बचत करने के लिए राज्य सरकार के साथ काम करेगी। हम वित्तीय क्षेत्र के नियमानुसार के साथ मिलकर काम करेंगे, जिससे कि पूंजी सुलभ हो सके और मध्यमता पर आने वाले खर्च की कमी की जा सके। क्योंकि साथियों मोदी जी ने एक वायदा किया था कि हर घर में वो एक पट्टा दिया जाएगा कि गरीब को भी निःशुल्क वो पट्टा मिले और उसके नाम पे ज़मीन हो, वो उससे लोन भी ले सके। तो इसी प्रकार से निर्मला सीतारमण जी ने बहुत सारे इनसे पूरे वर्ष में किए गए बहुत सारे वादे उनको 2022-23 के बजट में इन्होंने प्रस्तुत किया।
और देखते आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन PMDAIN। देखते हैं इस योजना उत्तर पूर्व परिषद के माध्यम से प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन नामक एक नई योजना चलाई जा रही है, जिसमें PM गतिशक्ति योजना के अनुरूप उत्तर पूर्व की ज़रूरतों के मुताबिक बुनियादी सुविधा और सामाजिक विकास की परियोजना के लिए वित्त पोषण किया जा सकेगा। इससे युवकों और महिलाओं की आजीविका संबंधित क्रियाकलाप सुलभ हो जाएंगे। विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक अंतर, बहुत सारे क्षेत्र होते हैं, उनमें व्यापक अंतर समाप्त किया जा सकेगा। ये कोई केंद्र राज्य की वर्तमान योजना का विकल्प नहीं होगा, जबकि केंद्र मंत्रालय अपनी परियोजना को ला सकेगी, लेकिन प्राथमिक केवल उन्हीं को दी जाएगी जो कि राज्य द्वारा, क्योंकि प्राथमिकता उसी को दी जाएगी जो राज्य द्वारा लाई होगी। इसके लिए 1500 करोड़ रुपए का प्रारंभिक आवंटन किया जा रहा है। इन परियोजना की प्रारंभिक सूची अनुबंध 1 में दी गई है। महत्वाकांक्षी ब्लॉक्स कार्यक्रम। अब ये क्या है महत्वाकांक्षी ब्लॉक्स? देश के अंदर दुर्गम और पिछड़े जिलों में रहने वाले नागरिकों, इन्हें बहुत दिनों से पिछड़े जिलों में दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्र पर रहने वाले कि उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए जो हमारे स्वप्न है, उसी को महत्वाकांक्षी जिला कार्यक्रम में बहुत समय कम में ही साकार हो जाएगा। 112 जिलों में 95% स्वास्थ्य, पोषण, आधारभूत अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में काफ़ी प्रगति देखने को आई है। वे राज्य औसत मूल्य को भी पार कर सकेंगे। हालांकि इन जिलों के कुछ ब्लॉक्स अभी भी पिछड़े हुए हैं। 2022-23 में इस कार्यक्रम के लिए इन्हीं जिलों में ऐसे ब्लॉक्स का पर ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि जो पिछड़े हैं उनको भी भारत के सभी जो आगे पहुंच चुके उस जिलों की बराबरी के लिए लाने का इन्होंने प्रावधान इस बजट में किया गया है। वाइब्रेट विलेजेस ग्राम, अब पहले इन्होंने आदर्श ग्राम कर रखा था, अब इन्होंने अपनी योजना में कर दिया वाइब्रेट विलेजर्स ग्राम। देखते इसमें क्या कहा है। सीमावर्ती गांव जहां की जनसंख्या बहुत ही छिछूट है, उनकी कनेक्टिविटी और बुनियादी सुविधा भी बहुत ही सीमित है, विकास के लाभ से वंचित रह रहे उत्तरी सीमा के ऐसे गांव को नए वाइब्रेट, जो उत्तरी सीमा यानी उत्तर दिशा के बहुत सारे लोग बेचारे ऐसी सुविधा से रह रहे के अंतर्गत यहाँ के क्रियाकलाप में गांवों की बुनियादी सुविधा और आवास, पर्यटन केंद्र, सड़क संपर्क, नवीनीकरण, ऊर्जा, स्वास्थ्य, दूरदर्शन, शिक्षा चैनल के लिए सहायता कार्य किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों के लिए विशेष धन की आवश्यकता होगी। इनके बारे में मतलब इनको बराबरी लाने के लिए इनमें संपूर्ण व्यवस्था की जाएगी, जैसे सड़क परिवहन, वायु परिवहन मार्ग, और इनके बच्चों को शिक्षित किया जाएगा। अब देखते हैं 60वें पॉइंट में, ये भी इम्पोर्टेंट है। जो लोग भारतीय डाकघर में अपने खाता खुलाते, किसी भी समय कहीं भी डाकघरों में बचत अपन खुद बचत कर सकते हैं। 2022 में 100% 1.5 लाख डाकघरों में कोर बैंकिंग सिस्टम चालू हो जाएगा, जिसमें फाइनेंशियल इन्क्लूजन संभव होगा और नेट बैंकिंग के माध्यम से अपना खाता देखा जा सकेगा। यहाँ मोबाइल बैंकिंग होगी, ATM की सुविधा भी होगा। डाकघर के खातों से बैंक खाते के बीच पैसे का ऑनलाइन अंतरण हो सकेगा। इसके माध्यम से इसके तौर पर ग्रामीण क्षेत्र
में रहने वाले किसानों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए इंटर ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की सुविधा भी उपलब्ध होगी। अब डिजिटल बैंकिंग, जैसे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पहले डिजिटल लेकर आई थी 2021-22 के बजट में इन्होंने। अब देखते हैं अब ये क्या लेकर आए, डिजिटल बैंकिंग सुविधा क्या है। हाल ही के वर्षों में देश में डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट और फिटनेस जैसे अनुभव कार्यों में तेजी और वृद्धि सरकार इन क्षेत्रों में लगातार प्रोत्साहित कर रही, जिससे कि डिजिटल बैंकिंग का लाभ यूजर फ्रेंडली ढंग से देने से देश के कोने कोने तक पहुंच सके। इस लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हुए अपनी स्वतंत्रता का 75वां वर्ष मनाते हुए ये प्रस्ताव किया गया। अनुसूचित वाणिज्य बैंक के द्वारा 75 जिलों में डिजिटल बैंकों यूनिट, मतलब ये पहले ही इन्होंने घोषणा कर दी थी इनकी, पर यह बजट में इन्होंने अभी प्रस्ताव कर दिया कि 75 बैंकों को डिजिटली घोषित किया जाएगा। डिजिटल पेमेंट, अब पेमेंट सुविधा क्या है डिजिटल, जैसे कि अपन पहले हाथ से दुकान पे जाते थे तो वो सामान लेते थे, अपनी जेब से पैसे देते थे, पर अब ये डिजिटल अपने मोबाइल के माध्यम से भी हो सकता है। पिछले बजट में दो डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम के लिए वित्त समर्थन जो की घोषणा की गई थी 22-23 में भी जारी रहेगा। इससे डिजिटल पेमेंट और अधिक अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके तहत पेमेंट प्लेटफॉर्म के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाने का ध्यान दिया जा रहा है, जो कि इकोनॉमिक्स यूजर फ्रेंडली का होगा। इसमें कोई ज़्यादा खास होने वाला वैसे है नहीं। ये उत्पादक संवर्धन एवं विशेष उदीयमान अवसर, जलवायु परक ऊर्जा संक्रमण उत्पादकता संवर्धन निवेश, एज ऑफ डूरेंट बिजनेस 2.0 एज इज लाफ लीजिंग पिछले 2 वर्षों में 25,000 से अधिक अनुमानों को कम कर दिया है और 1468 संघीय कानूनों को खत्म कर दिया है। मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, ये सरकार को उन मजबूत प्रबद्धता का परिणाम है जिसके तहत मिनिमम गवर्नेंस एंड मैक्सिमम गवर्नेंस लोक में जनता में हमारा विश्वास ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के प्रति समर्पित, यानी कि इस बिजनेस को भी इन्होंने लाने का इस बजट में प्रस्ताव पारित कर दिया है। इस अमृतकाल में ईज, क्योंकि बहुत सारे लोग का बिजनेस करने का शौक होता है कि अपन सरकार के द्वारा बिजनेस करें, तो उन्होंने भी इस बिजनेस को यहाँ पर लागू कर दिया। लिविंग फॉर दूसरे चरण को शुरू कर दिया है। हम पूंजी की उत्पादकता क्षमता और मानव संसाधन में सुधार लाने के प्रयास में राइट टू नो के स्थानों पर नेट टू नो के सिद्धांत का और साथ ही साथ विश्वास आधारित शासन ट्रस्ट बेस्ड का सिद्धांत का पालन कर रहे हैं। बढ़ते 65वें की तरफ तो ये रहा। इस नए फेज की दिशा में राज्य केंद्र संकीर्ण भागीदारी, मानव क्रिया हस्तक्षेप, डिजिटलाइजेशन, आईटी सेतु के माध्यम से केंद्र और राज्य स्तरीय व्यवस्था के संयोजन, नागरिक केंद्रित सेवा के लिए सिंगल पॉइंट एक्सेस और मानवीकरण से तथा परस्पर व्यापी अनुपालन से समापन निर्धारित होगी। जनता के सुझाव को प्राप्त करने तथा इसके आधारभूत स्तर पर आकलन करने के साथ साथ नागरिकों और व्यापारियों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहन किया जाएगा। क्योंकि साथियों इसमें डिजिटलाइजेशन में ऐसा होता है कि इसमें जनता का भी सुझाव मांगा जाता है और सरकार भी अपना सुझाव देती है। ग्रीन क्लियरेंस, ये ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ के ऊपर है, इसमें कोई ज़्यादा खास होने वाला नहीं है। जो इम्पोर्टेंट अपने परीक्षा की दृष्टि से आएगा मैं ज़्यादातर उसी पे डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपकी भी समय बचे, ताकि और उसमें अपने भी समय बचे कि जो चीज़ परीक्षा में बहुत कम पूछी जाती है उनके बारे में देख लेते हैं, और जो ज़्यादा पूछी जाती है उनके बारे में हम ज़्यादा उस पर डिस्कस कर लेते हैं। 2022 में जैसे कि पासपोर्ट, ई पासपोर्ट सुविधा, ये एम्बेडेड चिप और भावी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके ई पासपोर्ट जारी किया जाएगा। जाने लगा यहाँ की नागरिकों को अपनी विदेश यात्रा करने में भी अधिक सुविधा, यानी कि इनको मतलब इतना ज़्यादा हार्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ताकि ये चिप वाला सिस्टम इन्होंने कर दिया।
शहरी विकास यानी शहर का विकास में क्या योगदान निभा पाएंगे। उस समय भारत 100 साल का हो गया। संभावना यही थी कि हमारी आधी से अधिक जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास कर रही थी। इस स्थिति के लिए तैयार होने के लिए एक सुव्यवस्थित शहरी विकास बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे देश की आर्थिक क्षमता का उपयोग किया जा सकेगा, जिसमें जनसांख्यिकी लाभांश के लिए आजीविका संबंधित अवसर भी उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए एक और मेमा सिटीजन पोषण की ज़रूरत आसपास होगी। आर्थिक विकास केंद्र वर्तमान केंद्र के रूप में विकसित करने और दूसरी ओर हमें टायर 3 शहरों की सुविधा प्रदान करने की ज़रूरत होगी, जिससे कि भविष्य के लिए इनको एक बाघ कवच के रूप में तैयार किया जा सकता है। इसके लिए ये ज़रूरी है कि हम आपके शहर और जीवन को दीर्घकालीन रास्तों के लिए केंद्र के रूप में देख सकते हैं। सभी के लिए, विशेषकर महिला युवकों के लिए अवसर उपलब्ध हो सके। ऐसा होने के लिए शहरी नियोजन सामान्य दृष्टिकोण से चलाना संभव नहीं है। हमें मूलभूत परिवर्तन लाने के लिए योजना बनानी होगी। इन्होंने कोई ऐसे जो 2021 के बजट में डिस्कस किया था वही है, इन्होंने ज़्यादा कोई इसमें चेंजेस किया नहीं है। वैसे शहरी क्षेत्र की नीतियों और क्षमता निर्वायन प्रशासन के बारे में सिफारिश करने के लिए प्रतिष्ठित शहरी नियोजक, शहरी अर्थशास्त्रियों संस्थानों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन, क्योंकि इन्होंने एक काम ये जरूर किया कि इन्होंने अर्थशास्त्रियों के गठन की एक समिति बनाई जाएगी। इन नीतियों को देखने के ऊपर नियोजन, कार्यान्वयन, प्रशासन, इनके ऊपर राज्यों को शहरी नियोजन में सहायता। अब राज्यों को कई सहायता होगी इनसे। शहरी क्षमता निर्माण के लिए राज्यों को सहायता दी जाएगी। भवन संबंधित उपनिधियों के आधुनिकीकरण, टाउन योजना, परिवहन उन्मुखी विकास योजना, जिससे जन परिवहन व्यवस्था के साथ लोगों के रहने और निकटता से कार्य करने से संबंधित सुधार होंगे। सार्वजनिक, इसमें कोई ज़्यादा वैसे आज़ादी के अमृत महोत्सव काल में इनने वैसे कोई ज़्यादा इन्होंने इन पे ध्यान दिया नहीं। वैसे बढ़ते अगले की तरफ, तो अगला ये रहा, शहरी नियोजन डिजाइन में भारत विशिष्ट ज्ञान विकसित करने और इन क्षेत्रों में प्रमाणित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में 5 मौजूद शैक्षणिक संस्थान को उत्कृष्टता केंद्र, क्योंकि यहाँ पे शहरी क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता केंद्र के रूप में 5 मौजूदा, इन प्रत्येक को के लिए 250 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी और इनके विकास के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद पाठ्यक्रम गुणवत्ता सुधार तथा अन्य संस्थान में शहरी नियोजन पाठ्यक्रम की सुलभता के लिए अग्रणी भूमिका निभाएगी। स्वच्छ और धारणीय अवमानना, हम शहरी क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन के उपयोग के रूपांतरण को बढ़ावा देंगे। इससे स्वच्छ तकनीकी और शासन समाधान, विशेष शून्य जीवाश्म ईंधन तकनीकी, ईवी वाहनों के साथ आवागमन जोन द्वारा संपूरित किया जाएगा। बैटरी अदला बदली नीति, यानी कि बैटरी को किस तरीके से एक मोबाइल से या फिर उनसे किस तरीके से बैटरी अदला बदली नीति को भी इन्होंने इस बजट में शामिल किया गया। बड़े पैमाने पर चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए शहरी क्षेत्र में स्थान की कमी पर विचार करते हुए एक बैटरी अदला बदली नीति लाई गई है, जिसका अंतर प्रचालनी तैयार किया जाएगा। निजी क्षेत्र में एक सेवा के रूप में बैटरी तथा ऊर्जा के स्थानीय नव परिवर्तन व्यवसाय मॉडल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे ईवी परियंत्र प्रभावित होगा। बढ़ते अगले की तरफ, तो अगला ये रहा, भू संसाधन का प्रभावी उपयोग एक सशक्त अनिवार्य राज्यों के लिए भू आईटी आधारित को सुकर, यानी कि ये साथियों भूमि के लिए किया जाएगा। इसमें कोई ज़्यादा खास पैसा होने वाला है नहीं।
एक राष्ट्र एक रजिस्ट्रीकृत सॉफ्टवेयर के साथ नेशनल जेनेटिक्स डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम अंगीकृत तथा लीकेज का रजिस्ट्रीकरण के लिए समरूप प्रक्रिया तथा विलेखों और दस्तावेजों को कहीं भी रजिस्ट्रीकरण के लिए एक विकल्प के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। दिवाला और संशोधन अक्षमता संहिता समाधान प्रक्रिया प्रभावकारिता को बढ़ावा तथा समीपता दिवाला को सुकर बढ़ाने के लिए संहिता को आवश्यक संशोधन किया जाएगा। त्वरित कॉर्पोरेट समावेशन, क्योंकि साथियों इसमें कोई अपने पूछा नहीं जाता है वैसे इतना। सरकारी खरीद में नियमों को अमृत काल की आवश्यकता के लिए आधुनिक बनाया जाएगा। विभिन्न हितग्राहियों को से प्राप्त इनपुट में से लाभ मिला है। आधुनिक बनाए गए नियम डिजिटल जटिल टेंडरों के मूल्यांकन में लागत के अलावा पारदर्शी गुणवत्ता मानदंडों के उपयोग को अनुमति देते हुए चालू बिलों के 75% के भुगतान अनिवार्य रूप से 10 दिन के भीतर समझौते के माध्यम से विवाद निपटाने का प्रोत्साहन किया जाएगा। ये कानून के लिए पारदर्शिता को बढ़ावा तथा भुगतानों में विलंब को कम करने तथा एक अगले कदम के रूप में पूर्णतः कागज रहित एंड टू ऑनलाइन ई सिस्टम को अपनी खरीदी के लिए केंद्रीय मंत्रालय द्वारा उपयोग के लिए शुरू किया जाएगा तथा ये सिस्टम आपूर्तिकर्ताओं और ठेकेदारों को अपने डिजिटल रूप में हस्ताक्षरित बिलों और दावों तथा कहीं से भी स्थिति का पता लगाने के लिए ऑनलाइन प्रस्तुत करने में सक्षम रहेगा। सप्लाइज और कार्य ठेकेदारों के लिए अप्रत्यक्ष लागत, यानी कि साथियों कर के ऊपर है ज़्यादातर इसमें कि किस कर को क्या किया जाएगा। अप्रत्यक्ष लागत को कम करने तथा बैंक गारंटी एक विकल्प के रूप में भू प्रति बांडों को सरकारी खरीदों और स्वीकार बनाए जाएंगे। व्यवसाय जैसे स्वर्ण आयात भी इसको उपयोगी पा सकेंगे। IARD ने बीमा कंपनी द्वारा भू प्रतिबिंब बांडों को जारी करने के लिए रूपरेखा बनाई है। अब देखते हैं AVGS प्रोत्साहन कार्यक्रम बल योजना। एनिमेशन, विजुअल इफेक्टिव गेमिंग कॉमिक सेक्टर युवाओं को रोजगार के लिए बड़ी संभावना प्रदान करता है। AVGS संवर्धन कार्य बल सभी हितग्राहियों के साथ इसे प्राप्त करने तथा हमारे बाजारों और वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए घरेलू क्षमता निर्माण हेतु तौर पर तरीकों से सिफारिश करने के लिए विस्तारित है। अब दूरसंचार। अब साथियों इन्होंने दूरसंचार के लिए सामान्य रूप से दूरसंचार और विशेष रूप से 5G, यानी कि साथियों इस वर्ष 2023 के समथिंग 5G के लिए इन्होंने लक्ष्य रखा है बजट के अंदर की 5G हम लॉन्च कर देंगे। प्रौद्योगिकी संवर्धित रोजगार अवसर प्रदान करने के समर्थ बनाई जाएगी। अपेक्षित स्पेक्ट्रम नीलामियों निजी दूरसंचार प्रदाता 2022-23 के भीतर 5G मोबाइल सेवा आरंभ सुकर बनाने के लिए 22 में निष्कासन किया जाएगा। इस बजट में इस बारे में घोषणा कर दी है। तो साथियों अब पढ़ेंगे अपन कल यहीं से, तो इनके बारे में कल से पढ़ेंगे। ये एक और पढ़ लेते हैं। 5G लॉन्च, 5G विनिर्माण के लिए योजना उत्पादन में जुटी प्रोत्साहन योजना के भाग के रूप में 5G के लिए एक मजबूत कार्ययंत्र बनाने के लिए लॉन्च की जाएगी। अगर साथियों वीडियो आपको अगर समझ में आए तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है साथियों, मिलते हैं। ये बजट है और इस बजट को अपन काल समाप्त कर देंगे, क्योंकि साथियों वीडियो बनाऊंगा तो वैसे ज़्यादा लंबा हो जाएगा। क्योंकि साथियों मेरा उद्देश्य ये है कि थोड़ा थोड़ा करके समझा देंगे ताकि इतनी समय खर्च ना हो और एक वीडियो में बनाना मुश्किल है। ठीक है, तो साथियों मिलते हैं कल अगले वीडियो की तरफ। थैंक यू, आपका ध्यान रहे, मुस्कुराते रहे। नमस्कार साथियों। अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना
आपके बड़े भाई क्योंकि साथियों इनमें वीडियो बनाने में कितना टाइम लगता है, आपका एक लाइक तो ज़रूर बनता है।